25 साल की मंगमे लैंग एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रा थी जो न्यू साउथ वेल्स के कैम्पी में रहती थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया आई तो उसे मिशेल के नाम से जाना गया। मिशेल अपनी इकलौती संतान थी और 2008 में अपने पिता को खोने के बाद वो और उसकी माँ में पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ गई थी। उसकी माँ ने उसे एक ऐसी इंसान बताया जिसमें बहुत दया थी, जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोचती थी और हमेशा एक ऐसी दोस्त बनी रहती थी जो हमेशा दूसरों का साथ देती थी, चाहे वो खुद कितनी भी तनावग्रस्त या दुखी क्यों ना हो। 2011 में मिशेल ने पढ़ाई के लिए चीन के चांगडू से ऑस्ट्रेलिया जाने का साहस दिखाया और उसकी माँ जितनी घबराई हुई थी, उसे अपनी बेटी के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प पर उतना ही गर्व था। मैंने मिशेल की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश की और वो अपनी बेटी को वो सब हासिल करते हुए देखकर बहुत खुश थी जो वो कर सकती थी। मिशेल के परिवार के कुछ लोग पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, इसलिए वो अपनी आंटी, अंकल और कजिन के साथ रहने चली गई जो न्यू साउथ वेल्स राज्य के उपनगर कैंपसी में रहते थे। तो जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और बस गई, उसने अपने पास मौजूद हर एक पैसे को अपनी माँ को भेजना शुरू कर दिया। 2016 में वापस आते हैं। मिशेल को ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 5 साल हो गए थे। उसके बहुत सारे दोस्त थे, वो जहाँ रहती थी वो बहुत पसंद करती थी और पढ़ाई में भी अव्वल थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी से बिजनेस की डिग्री पूरी करने के बाद उसने सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेशन में पढ़ाई शुरू की। 21 अप्रैल 2016 उस गुरुवार की दोपहर मिशेल कुछ दोस्तों से मिली और जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर बस में चढ़ी तो उन्होंने उसे विदा किया। उसने उन्हें बताया कि वो खरीदारी करने जा रही है और पेट स्ट्रीट मॉल चली गई। वो वहां कुछ देर रुकी, अकेले ही कुछ सामान खरीदती रही। मिशेल उसके बाद शाम 4 बजे से ठीक पहले सेंट जेम्स स्टेशन के लिए ट्रेन में बैठी और शाम 4 बजे कैंपस स्टेशन पर उतरकर अपने अपार्टमेंट वापस चली गई। मिशेल देर दोपहर तक अपने दोस्तों से बातें करती रही, लेकिन फिर अचानक कुछ नहीं हुआ। उसके फोन पर कोई जवाब नहीं था, उसके हमेशा सक्रिय रहने वाले सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं थी और अगली सुबह कैंपस में उसका कोई पता नहीं था। हालांकि उसका अचानक गायब होना उसके दोस्तों और साथी छात्रों के लिए खतरे की घंटी थी, लेकिन कई दिन बीत गए और किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उसे आखिरी बार शॉपिंग करते हुए देखे जाने के 4 दिन बाद उसकी आंटी वीकेंड से घर लौटी और ये जानकर हैरान रह गई कि उसकी भतीजी गायब हो गई है। वो अपने पति डेरेक के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन गई। उसके दोस्तों के अनुसार उस दिन मिशेल ने कुछ भी खास नहीं कहा या किया, वो हमेशा की तरह थी। सीसीटीवी में मिशेल जीन्स, पूरी बाजू का ग्रे टॉप और कंधे पर लाल बैग लटकाए दिख रही थी। दुकानों में कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था और वो बाहर से परेशान नहीं लग रही थी। मिशेल को पिछले गुरुवार को दोपहर 3 बजे मीर इन द पेड स्ट्रीट मॉल में सिक्योरिटी वीडियो शॉपिंग करते हुए देखा गया था। उसने शाम 4:30 बजे सेंट जेम्स स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने से पहले जूस खरीदा और कैंपसी में उतर गई। करीबी दोस्तों ने पुलिस को बताया कि गुरुवार देर रात से उनका उससे संपर्क नहीं हुआ है। और जैसे जैसे सोशल मीडिया पे लोग उसकी तस्वीर शेयर कर रहे थे और चिंतित हो रहे थे, 60 मील दूर से न्यूज स्टेशन ने एक और परेशान करने वाली कहानी पकड़ी। न्यू साउथ वेल्स के मध्य तट पर स्थित स्नैपर पॉइंट ब्लो होल एक खूबसूरत लेकिन काफी खतरनाक इलाका है जहां बहुत सारी फिसलन भरी चट्टानें और नुकीले किनारे हैं और ऐसी जगह जहां कोई भी आसानी से गिर सकता है, खुद को चोट पहुंचा सकता है और डूब भी सकता है। वहां घूम रहे एक पर्यटक ने पानी में किसी को तैरते देखा। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे तैर नहीं रहे थे, वे मुंह के बल पड़े थे और मृत लग रहे थे। सुबह 10:30 बजे एक पैरामेडिक को हेलीकॉप्टर से पानी में उतारा गया ताकि उस व्यक्ति को निकाला जा सके। और वे मर चुके थे, लेकिन ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि ये कोई दुखद दुर्घटना नहीं थी। वो एक युवती थी। वो पूरी तरह से नग्न थी और उसके शरीर पर चाकू के घाव थे। उसे लगभग 40 बार चाकू मारा गया था और उसके गले पर घातक घाव था। उसने अपने हत्यारे से लड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी अविश्वसनीय रूप से हिंसक और डरावनी मौत हुई थी। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि उसे कहीं और से बहकर चट्टानों पर नहीं लाया गया, बल्कि उसे वहीं छोड़ दिया गया। मुख्य जासूस निरीक्षक ने कहा कि उस दिन समुद्र में बहुत तेज लहरें थीं। जब महिला का शव पानी से बाहर आया तो उस पर चट्टानों से कोई गंभीर चोट के निशान नहीं थे, इसलिए हम इस अनुमान पे काम कर रहे हैं कि वो ब्लो होल में पानी में गई होगी। न्यू साउथ वेल्स के होमसाइड स्क्वाड ने एक कंप्यूटर से तैयार की गई तस्वीर जारी की, जिसमें उन्होंने पाया कि एक युवा एशियाई महिला कंधे तक काले बालों वाली थी और उन्होंने उसे स्नैपर पॉइंट ब्लो होल जेन्यो नाम
जब ये खबर और फैल गई तो ऑनलाइन बात करने वाले लोगों ने लापता मिशेल और पानी में मिली महिला के बीच की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया और डीएनए ने पुष्टि की कि वो 25 साल की छात्रा थी। ये चीजें तेजी से आगे बढ़ी और एक दिन बाद ही पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया। मिशेल के परिवार और उसके करीबी लोगों से लंबी बातचीत की गई। उसके अपार्टमेंट को उलट पुलट दिया गया और तकनीकी सबूतों की भी अच्छी तरह से जांच की गई। और मिशेल के शव के पानी में मिलने से 4 घंटे पहले राष्ट्रीय उद्यान में जा रही एक कार को कैमरे में कैद करने के बाद उन्होंने अपने संदिग्ध का नाम उसके चाचा डेरेक बैरेट रखा। वही चाचा जिसके साथ वो रह रही थी और जिसने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने में मदद की थी। 27 साल के डेरेक ने कुछ साल पहले मिशेल की आंटी से शादी की थी और उसकी पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि वो पहले आईटी में काम करता था और लंबे समय से बेरोजगार था। डेरेक के फोन की जांच करने पर उन्हें कुछ बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरें मिली। जांचकर्ताओं को मिशेल की तस्वीरें मिली जिसमें वह अपने बिस्तर पर डक्ट टेप और मुंह पर सफेद कपड़े से बंधी हुई थी। पुलिस का कहना है कि उसके चेहरे पर जो भाव थे, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। मारे गए छात्र मिशेल लैंग की मां ने पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई चीनी समुदाय को धन्यवाद दिया है जो इस बुरे समय में उसके परिवार की मदद कर रहे हैं। श्रीमती जोंग का कहना है कि अपने इकलौते बच्चे को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मिशेल के अंतिम संस्कार और उसकी मां की देखभाल के लिए एक फंड भी बनाया गया है। डेरेक को जमानत नहीं दी गई और अदालत में पहली बार सब कुछ पढ़े जाने पर वो चुप बैठा रहा। 2 महीने बाद उस पर और भी आरोप लगे। वास्तव में 27 आरोप, जिसमें किसी व्यक्ति को लाभ के लिए हिरासत में लेना और अभद्र हमला करना शामिल है। पुलिस का मानना है कि मिशेल के मिलने के समय सीसीटीवी और उसके और डेरेक के फोन डेटा के आधार पर उसके चाचा ने उस पर हमला किया था। हाल होने के कारण उसके साथ मारपीट की गई और उसके साथ मारपीट की गई। हमला करने का मकसद स्पष्ट रूप से यौन था। जब वो जीवित थी तब उसका चचेरा भाई घर आया, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि मिशेल कुछ ही फीट की दूरी पर बंधक है। पुलिस को नहीं पता कि डेरेक ने उसे गिरने तक जिंदा रखा। वे केवल इतना कह सकते हैं कि गुरुवार 21 अप्रैल को 40 बजे से रविवार 24 अप्रैल को सुबह 30:30 बजे के बीच डेरेक ने मिशेल की चाकू मार के हत्या कर दी। 24 अप्रैल की सुबह उसने उसे प्लास्टिक में लपेटा और स्नैपे पॉइंट की ओर निकल पड़ा और स्नैपे पॉइंट की ओर उसके फोन डेटा ने उसे वहां तक ट्रैक किया। होल तक जाने से पहले उसने कुछ स्नैक्स खरीदे और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। मिशेल को ठीक उसी जगह फेंक दिया गया था जहां उसने कुछ साल पहले यात्रा के दौरान उत्साह से फोटो खींची थी और उसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। को आज अदालत में पेश किया जाएगा जिसने कथित तौर पर एक चीनी छात्रा की हत्या कर दी और उसके शव को न्यू साउथ वेल्स सेंट्रल पोस्ट पर फेंक दिया। अप्रैल 2016 में डेरेक पर हत्या का आरोप लगाया गया था और उसने खुद को निर्दोष बताया था। मिशेल के परिवार जो चीन से उड़ान भर कर आया था जब उसे पाया गया था, हर बार अदालत में मौजूद था। मिशेल लैंग की परेशान मां अदालत में उस व्यक्ति की पत्नी का समर्थन कर रही थी जिसने उसकी बेटी को चाकू मारकर जानलेवा हमला किया था। मिशेल की मां अदालत से ये वादा करके गई कि कल वो अपनी बेटी के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करेगी। वो कैसी इंसान थी? एक इंजन की तरह। चीन में उसकी हत्या ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। सिडनी में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय छात्र और उनके माता पिता चीन में हैं, इसलिए वे इस खबर से बहुत चिंतित थे क्योंकि उसके सबसे करीबी लोग उसकी हिंसक मौत को समझ नहीं पा रहे थे। उसके वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल जेल में ठीक से नहीं रह पा रहे थे और अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान और हैरान हैं। उन्हें सिडनी पुलिस सेंटर खासतौर पर आकर्षक नहीं लग रहा है। ये कैद करने के लिए एक भयानक जगह है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि निकट भविष्य में उन्हें यहां से हटा दिया जाएगा। और 18 महीने बाद दिसंबर 2017 में डेरेक ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने मिशेल की हत्या करने और उसके शव को फेंकने से पहले उसे बांधने और उसका मुंह दबाने की बात कबूल की। डेरेक ने 21 अन्य अपराधों के लिए भी अपना गुनाह कबूल किया जिसमें यौन संतुष्टि के लिए मिशेल को फिल्माने के 19 मामले शामिल हैं। उसने अन्य आरोपों में लाभ पाने के इरादे से एक व्यक्ति को हिरासत में लेना और 16 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ अभद्रता करना शामिल है।
डेरेक ने दावा किया कि उसे नशीले पदार्थों की समस्या थी और उसकी हत्या के समय वो मेथाम्फेटामाइन का सेवन कर रहा था और सिंथेटिक कैनबिस पी रहा था। उसने दावा किया कि उसे उस सप्ताह में हुई किसी भी घटना की कोई याद नहीं है। उसे केवल आईने में अपना चेहरा और सिंक में खून दिखाई दे रहा था। लेकिन जज ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उसकी परेशानी कुछ हद तक बनावटी लग रही थी। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एफ ने कोर्ट को बताया कि उनकी राय में डेरेक ने जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए भूलने की बीमारी का नाटक किया था। उन्होंने कहा डेरेक का ये दावा कि वो मेथाम्फेटामाइन की लत से पीड़ित था सही नहीं था। मैंने मेथाम्फेटामाइन की लत से ग्रस्त कोई मोटा व्यक्ति नहीं देखा है। डेरेक ने अपने अपराधों के बारे में अंतर्दृष्टि की कमी और सहानुभूति की कमी दिखाई। पीड़िता की मौत से पहले उसकी बंधी हुई और डरावनी सूरत में उसकी तस्वीरें लेना और उसके शरीर को बहुत दूर फेंकना यौन विचलन का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि डेरेक ने मिशेल की मां को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि तुम अपनी मौत से किस दौर से गुजर रही हो। मेरे जीवन के हर पल में मैं चाहता हूं कि मैं समय में वापस जा सकूं और उस दिन को याद कर सकूं जिसने इतना दर्द दिया। मैंने अपनी समस्याओं को परिवार के घर में घुसने दिया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मेरे जीवन के उस पल ने मुझे रातों को आंसुओं में डुबो दिया और मुझे अब भी बुरे सपने आते हैं। एक बेवकूफ़ी भरे वीकेंड की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। उस समय के बारे में मेरी समझ धुंधली है। तुम्हें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और मैं इस रास्ते पर क्यों चला गया। ये सोचकर मुझे हर दिन कितनी निराशा होती है। मैंने अपने कार्यों के लिए अपने परिवार और उसके परिवार को धोखा दिया। मुझे खुद से घृणा हो गई। लेकिन न्यायाधीश हेलेन विल्सन उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। उन्हें गवाह के कटघरे में ये एहसास था कि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है और अपनी सबसे अच्छी छवि पेश करने के लिए उसे जो कहना चाहिए वो कह रहा है। उन्होंने कहा कि ये बेहद क्रूरता और बड़ी दुष्टता का घिनौना अपराध था। ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया भ्रष्ट और क्रूर कृत्य था जो एक पद पर था, मिस लैंग के प्रति भरोसे का, और एक ऐसी जगह जहां उसे सुरक्षा और शरण मिलनी चाहिए थी, जहां उसे एक सामाजिक रूप से अयोग्य व्यक्ति जो यौन विकृति और परपीड़न से प्रेरित था। डेरेक बैरेट ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। ये संतोषजनक है कि हमें न्याय मिला, लेकिन इस तरह के मामले में कोई खुशी नहीं है। ये एक बेहद दुखद मामला है। डेरेक बैरेट को 34 साल की गैर पैरोल अवधि के साथ 46 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। जांच से पता चला कि वो उसके प्रति यौन जुनूनी था, पर कुछ साल बाद चीजें और भी उलझ गईं। नवंबर 2019 में डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला जिसकी पहचान नहीं हो पाई है अपने घर में बैठी थी जब उसकी बेटी ने उसे देखने के लिए दरवाजा खटखटाया। उसकी बेटी ने उसे रसोई की मेज पर एक भारी भरकम मौसमरोधी यूएसबी पकड़े हुए पाया। महिला ने कहा कि उसे लगा कि ये खिलौना है और वो ये नहीं बता सकती कि उसे ये कैसे मिला। जब उसकी बेटी ने यूएसबी को प्लग किया कंप्यूटर पर, उसने कुछ ऐसी चीजें देखी जो परेशान करने वाली थी और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसने यूएसबी में 1 घंटे से ज्यादा की 9 वीडियो फाइलें और 13 तस्वीरें थीं। ये डेरेक और मिशेल थे। उसने खुद को मिशेल के साथ बलात्कार करते और उसे प्रताड़ित करते हुए फिल्माया था जबकि उसने उसके कमरे में बंदी बना रखा था। एक वीडियो में मिशेल के हाथ इतने कसकर बंधे हुए थे कि वे सूज गए थे और बैंगनी हो गए थे कि एक समय पर डेरेक ने एक बड़े चाकू से टेप काट दिया उसके हाथ, फिर से बांध दिए और कहा, अब हम कहाँ थे। अब उसने फिर से अपने क्रूर हमले जारी रखे। डेरेक ने हत्या से पहले मिशेल और उसकी सौतेली बेटी को नहाते और सोते हुए फिल्माया था और कुछ वीडियो में वो उन्हें सोते हुए देखकर खुद को छू रहा था। पुलिस कुछ तस्वीरों का मिलान डेरेक से कर पाई जिन्हें डेरेक ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया था। जिस महिला के पास यूएसबी था उसका डेरेक से कोई खास संबंध नहीं था, लेकिन वो डेरेक के घर से कुछ मील की दूरी पर रहती थी। लेकिन केस का ये हिस्सा अभी भी एक रहस्य है। यूएसबी पर मिली हर चीज के परिणाम स्वरूप उसके खिलाफ 17 नए आरोप लगाए गए। इनमें गंभीर यौन उत्पीड़न और अभद्र हमले के कई मामले शामिल थे। पुलिस ने पाया कि मिशेल की आंटी काम के लिए इवलिंग में बहुत समय बिताती थी, इसलिए जब उसके पति के साथ ये सब चल रहा था तो वो आसपास नहीं थी। उसे कुछ भी पता नहीं था और वो अपराध बोध से ग्रस्त थी। जब मिशेल की मां को यूएसबी के बारे में फोन आया तो उसने कहा कि वो लगभग बेहोश हो गई थी। उसने रोते हुए कहा, जब पुलिस ने मुझे बताया कि वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि कैसे मेरी बेटी के साथ अपमानजनक तरीके से बलात्कार किया गया, उसे बहुत प्रताड़ित किया गया, ये सुनकर मुझे तुरंत बेहोशी की लहर दौड़ गई। ये सुनकर मेरी स्वस्थ मां को इतना दुख हुआ कि खबर मिलने के कुछ देर बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसी खबर कोई भी मां कैसे स्वीकार कर सकती है।
डेरेक बैरेट ने 17 अपराधों के लिए दोषी ठहराया, लेकिन परिवार की निराशा के लिए उसे एक नई अलग सजा नहीं मिली। माँ, दुख की बात है कि उसे ये नहीं मिल सका, क्योंकि शुरुआती हत्या के मुकदमे से पहले सबूत नहीं मिले थे, इसलिए जज ने इसे एक नया गंभीर तथ्य माना। उसने उसे अतिरिक्त 20 साल जेल की सजा सुनाई। हालांकि ये उसकी हत्या की सजा के साथ साथ चलेगी, जिसका मतलब है कि उसकी कुल 46 साल की सजा वही रहेगी। ये उसकी न्यूनतम गैर पैरोल अवधि में 2 साल जोड़े गए और अब वो 2022 में पैरोल के लिए पात्र होगा, 2050 के बजाय। ये वास्तव में हमारे द्वारा देखे गए सबसे विकृत और भ्रष्ट मामलों में से एक है। मिशेल लैंग एक मेहनती आशावादी व्यक्ति थी जो घर से हजारों मील दूर थी खुद को बेहतर बनाने और एक दिन अपनी माँ के साथ एक आरामदायक जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। वो एक ऐसी जगह पर काम कर रही थी जिसे वो सुरक्षित समझती थी, जिन पर उसे भरोसा था, ऐसे लोगों से भरोसा था। मिशेल की माँ के लिए, जिसने पहले अपने पति और फिर अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों खो दिया जिसे वो अपना परिवार कहती थी, ये सबसे काला समय था। उसने कहा, हम आज भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि वो हमें छोड़कर चली गई है और हम अभी भी बहुत दुख में हैं। वो समय कभी वापस नहीं आएगा जब मैं और मंग में एक साथ खुशी से रह रहे थे। अब जब मेरा बच्चा चला गया है तो मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई है। मेरा क्या होगा?